नमस्कार बच्चों। अब जैसे इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा है कि रिएक्शन कई तरह के होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी डेफिनेशन लिखी गई है। ऐसे यहाँ पे देखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट। ठीक है, ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक स्टेप में होती हैं और इनमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ठीक है, इनमें रिएक्टेंट होता है और उसके बाद सीधा प्रोडक्ट होता है, बीच में कुछ भी नहीं होता है। बीच में आपके पास सिर्फ एक वो वाली स्टेट होगी जहाँ पे पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे, नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक तरफ रिएक्टेंट होगा, फिर उसकी एनर्जी बढ़ेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, सारे ही सिंगल स्टेप रिएक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि कहीं पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, कहीं पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, लेकिन उस ग्राफ में एक ही पहाड़ बना होगा, एक ही पीक बना होगा। अगर सिंगल पीक वाला कोई भी ग्राफ बना है तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन एलिमेंट्री रिएक्शन द सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर इसे हम लोग पिछले अभी पढ़े थे, जब रेट लॉ पढ़े थे कि पी और क्यू की जो वैल्यू है वो N1 और N2 के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो पी और क्यू की पी की वैल्यू हमेशा N1 के बराबर होगी और क्यू की वैल्यू हमेशा N2 के बराबर होगी। क्लियर? नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन मोर देन वन स्टेप और हैविंग सम मैकेनिज्म ना, जिस मतलब कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें मतलब कई सारी स्टेप्स होती हैं, हर एक स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक रिएक्टेंट लिया है ए, उसका वो पहले कन्वर्ट हुआ बी में, बी फिर कन्वर्ट हुआ सी में, तो टोटल आपका रिएक्शन जो आएगा वो आएगा ए कन्वर्टेड इनटू सी। तो ये जो ए का कन्वर्जन है सी में, ये 2 स्टेप में हुआ है। ठीक है, और जब आपका रिएक्शन ख़त्म हो गया, मान लीजिए रिएक्शन शुरू में तो ए था और रिएक्शन के अंत में सी है, लेकिन बीच में एक बी भी बना था। ठीक है, तो ये जो बीच में बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, जिनका न तो रिएक्शन के शुरू में कोई अस्तित्व होता है और न तो रिएक्शन के अंत में कोई अस्तित्व होता है। ठीक है, तो अगर इस 2 स्टेप रिएक्शन का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इसमें 2 पहाड़ बनेंगे। ठीक है, पहले एनर्जी ऊपर गई, पहला ट्रांजिशन स्टेट बना। जैसे मान लीजिए ये ए टू बी के लिए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट बना, फिर वो बी में कन्वर्ट हो गया, फिर बी फर्दर रिएक्ट किया, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बना, फिर फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? सी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर यही चीज़ आप 3 स्टेप रिएक्शन के लिए करेंगे, यही चीज़ अगर आप 3 स्टेप रिएक्शन के लिए करेंगे तो उसमें 3 पहाड़ बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए ए सपोज करिए बी में कन्वर्ट हुआ, बी कन्वर्ट हुआ सी में, सी कन्वर्ट हुआ डी में, ए टू डी के लिए। ठीक है, तो ये पहले स्टेप के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट, दूसरे स्टेप के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट, तीसरे स्टेप के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट। तो आप ये देख लीजिए, मतलब जितने स्टेप होंगे उतने ही, मतलब ये जो नंबर ऑफ स्टेप है ये बराबर होता है ये नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बराबर होते हैं नंबर ऑफ स्टेप के। लेकिन जो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट है, ठीक है, जो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये हमेशा नंबर ऑफ स्टेप -1 के हो। क्लियर? गुड। ठीक है, तो सिंगल स्टेप के लिए 1 पहाड़, डबल स्टेप के लिए 2 पहाड़, 3 स्टेप वालों रिएक्शन के लिए 3 पहाड़, अगर 4 स्टेप होंगे तो 4, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? अब अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक टर्म अभी पढ़ा था लास्ट वीडियो में, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे वो डेफिनेशन दोबारा लिखी गई है। द एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम amount of kinetic energy required by reactant molecules to participate in a reaction is called activation energy. Clear? ठीक, यहाँ पे देखिए वो ग्राफ बना हुआ है ये फिर से। तो यहाँ पे डेल्टा HR जो है वो है समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा HP जो है वो समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट है।
डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन EA1। जैसे मान लीजिए कि अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो उस समय तो रिएक्टेंट आपका ये है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो ET माइनस ER होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यही बैकवर्ड की तरफ से आएँ, पीछे की तरफ से, ठीक है, तो उस समय तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये मतलब ये जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बन जाएगा, तो वहाँ पर जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो ET माइनस EP हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होगा, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसका डेफिनेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पॉजेज एज टू मेक केमिकल रिएक्शन टू ऑकर। जो मिनिमम एनर्जी बैरियर है जो आपके पास रिएक्टेंट के पास होना ही चाहिए, टोटल एनर्जी, ठीक है, इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये फॉर्मूला हम लोग पहले ही देख चुके हैं, EA इज इक्वल टू ET माइनस ER। क्लियर, गुड। हाँ, एक और जिसमें भी मैं ये भी मैंने बता ही चुका हूँ कि ग्रेटर द हाइट ऑफ एनर्जी बैरियर ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड मोर स्लोअर विल बी द रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब EA की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन उतना ही स्लो होगा, EA की वैल्यू कम होगी रिएक्शन फास्ट होगा। क्लियर, थैंक यू।